अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। कि अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासे करने का, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया? सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी सीबीआई सब, और जिस पर ईडी सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? तो करप्शन पर एक्शन 24 का क्या कोई है कनेक्शन? कनेक्शन का जिक्र क्यों किया जा रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हमारे खिलाफ जांच एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया। लेकिन खबरों की खबर के बीच में सबसे पहले केजरीवाल पर ही चर्चा करते हैं। खबरें तो कई हैं, लेकिन मसला सीधे तौर पर केजरीवाल से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप से, जहां पर हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ सबूत इकट्ठे किए हुए जो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने वो रखना चाहते हैं। ये सबूत इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे। ईडी को सुने बिना हम इस पर फैसला नहीं ले सकते। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय की गई है। यानी हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया 3 तारीख को। मगर कुछ खबर, एक के बाद एक खबर क्या है अब वो देखिए। पंजाब, पश्चिम बंगाल में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हुए। जैसे कि आपको बताया कि केजरीवाल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली और 3 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। वहीं खबर एक और यह भी कि जनार्दन रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस उन पर सवाल उठा रही है। अब आते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ जो पीआईएल है, जो पीआईएल में है क्या, अब वो भी समझिए। दरअसल इसमें कहा गया है कि सीएम पद से उन्हें तुरंत हटाया जाए क्योंकि उन्होंने गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की आशंका का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जेल के अंदर से जो ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं उस पर तुरंत रोक दें। अब गुरुवार को हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं पंजाब में ईडी के एक्शन का भी जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। क्यों यह कहा जा रहा है? दरअसल 26 ठिकानों पर यह एक्शन हुआ है। किस किस पर? आम आदमी पार्टी के नेता हैं दीपक सिंगला, वो इस पूरे जांच की रडार पर आए। पंजाब के एक्साइज कमिश्नर हैं वरुण, वो इस जांच की रडार में आए। राजेश धीमान हैं, फिरोजपुर के डीसी हैं, ये जांच की रडार में है। अब पंजाब और दिल्ली, यहां दोनों ही राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की। मगर पंजाब में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक
विपक्ष पर, या ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर। कैसे, अब उसे भी समझिए। 14 मार्च से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, परनीत कौर हैं, सांसद हैं, कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में। अब 26 मार्च की तारीख आती है। रवनीत सिंह बिट्टू बड़े चेहरे हैं, सांसद रहे और कांग्रेस के चेहरे, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। 27 मार्च सुशील कुमार रिंकू, आम आदमी पार्टी के सांसद, अब बीजेपी में आ गए। अब 27 मार्च शीतल, विधायक, आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी में। तो एकाएक ये सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। कल तक दावा था कि आम आदमी पार्टी टूटती नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आम आदमी पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल में जाने के बाद क्या वाकई टूट की कगार पर है? और करप्शन पर यह एक्शन है या 24 का कोई कनेक्शन है, जिसका आरोप इल्जाम विपक्ष लगा रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। चोरी और छीनाजोरी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी। आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मगर उसकी सोच आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। हमारे कुछ सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि तमाम साक्ष्य हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट है, मोदी सरकार के सामने सब कुछ है, फिर भी इस तरह के व्यक्ति के तमाम सीबीआई के केस क्यों बंद किए जाते हैं? क्यों उसको अपने साथ जोड़ लिया जाता है? क्यों मोदी जी और भाजपा जनार्दन रेड्डी को बचाना चाहती है? नंबर 2, क्या यह सच नहीं है कि इनके खिलाफ 20 मामले लंबित हैं? और जैसा कि मैंने कहा, एक जज को 40 करोड़ देने की पेशकश की, फिर भी उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है भाजपा में शामिल होने के लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए तो ईडी सीबीआई सब, और जिस पर ईडी सीबीआई है, मामले हैं, फाइलें खुली हुई हैं, केस चल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन क्यों? जो आपके बड़े बड़े दावे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के, क्या इस एक कदम से, और ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कदम उठाया, इन कदमों से क्या आप वो दावों को पूरी तरह से खोखला नहीं करार कर रहे? ये हमारे आपसे सवाल है। तो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ या फिर विपक्ष के खिलाफ? विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए उन्हें जेल में डाला जा रहा है, जांच एजेंसियों को भेजा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन है, इसलिए विपक्ष को है टेंशन। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी के चेहरे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का चेहरा है, परमवीर जी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ, आज कुछ न्यू लुक में दिखाई दे रहे हैं, और सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी का फ्रेम प्लीज सही करिएगा। परमवीर जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। मन तो था आम आदमी पार्टी से चर्चा की शुरुआत करने का, लेकिन आपकी न्यू लुक को देखकर हमने कहा आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये केजरीवाल जेल में है, एक बार फिर से झटका लगा है, लेकिन मसला यह है कि सुधा जी कह रहे हैं कि वो जन क्रांति टाइप का आने वाला है, और मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि भाई क्रांति मूवी कोई नहीं देख रहा है, जन क्रांति की बात कर रहे हैं। तो जरा यह समझाइए कि केजरीवाल के जेल में जाने से विपक्ष कमजोर होगा या फिर मजबूत? पहला सवाल आपसे, और फिर आते हैं मुद्दे पर
पहले जरा फ्रेम आ जाए आम आदमी पार्टी का जरा जी। तिलक जी, 2012 से जब आम आदमी पार्टी की ग्राफ बढ़ा, उसके बाद से भारत में हमने बहुत कुछ देखा। मुझे लगता है भारत अब अमेरिका से कम नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने चुनाव हारने के बाद अपना कैपिटोल पे कब्जा कर लिया था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी हो गई है। केजरीवाल जी जेल में है, आज भी उनकी बेल डिनाई होती है, लेकिन वो अपनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे बुरी बात मैंने आज तक फिल्मों में भी देखा था, अखबारों में भी पढ़ा है, जेल से आदेश देना ये सरकारों का काम नहीं होता। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। क्रिमिनल गैंगस्टर्स अपने गुर्गों को बाहर ऐसे आदेश देते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर चैनल तो है नहीं आदेश देने का, तो कैसे कुछ छुपे रस्तों से आदेश आ रहे हैं। और वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं मानता हूँ मैंने कहा था मुझे मजबूरी है, मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जेल के अंदर है, कोई भी प्रॉपर चैनल ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास ब्यूरोक्रेट जाते हैं सरकार के और वो बताते हैं उन्हें कि साहब ये समस्या है, तो वो तो तय कोर्ट कर लेगा कि वो आदेश जारी कर सकते हैं या नहीं। सर, मैं एक आम आदमी हूँ, ना तो उनके पास अंदर कोई लैपटॉप होगा, ना कोई प्रिंटर होगा, ना उनके पास दिल्ली सरकार के लेटर पैड होंगे जिसपे वो लिख कर दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मुझे वही मैं दुख की बात कह रहा हूँ, ये बात कि पहली बार हो रहा है कि ये नहीं देखना चाहिए था हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात, लगातार ड्रामा जो होता है, अभी बात आ रही है कि सबूत वो देने वाले हैं। वो सबूत हमें देकर क्या करेंगे सर? वो सबूत दे कोर्ट को और अपनी बेल प्राप्त करे और फिर कहे कि भाई देखो मैं सच्चा इंसान था, मैं बिल्कुल ईमानदार था, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया। जनता के बीच में मीडिया के अंदर सबूत रखने का कोई लॉजिक है क्या? भाई बात कोर्ट को करना है, डिसाइड तो जज करने इसका वाले हैं। फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष कमजोर हो रहा है या इससे मजबूत हो रहा है? जी, इससे विपक्ष कमजोर हो रहा है। कमजोर हो रहा है दिल्ली के अंदर खास करके। ठीक, आप ये कह रहे हो कमजोर हो रहा है। खैर, सुमित हिंदुस्तानी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। वो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले आज नैतिकता को भूल चुके हैं। देखिए आज एक बार फिर से आपके लिए बुरा दिन आया, कोर्ट ने आपकी याचिका को ठुकरा दिया। नहीं, देखिए हमारे लिए, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई बुरा दिन नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी की एजेंसियों ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को रात में जो गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ हमने आज हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने ईडी को तलब किया है कि आप 2 अप्रैल तक आकर इसके जवाब दीजिए। तो इसमें क्या झटका लग गया है? और अभी मैं डॉक्टर साहब की एक बात सुन रहा था, आपने इनको राजनीतिक विश्लेषण बनाया, लेकिन इनकी शब्दावली और भाषा को देख के मुझे ये बात से शर्म आती है कि किस व्यक्ति को आज आपने राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे बिठा दिया है। सर, मैं आपको एक बात बता देता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात बता देता हूं, जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप साबित ना हो जाए, उसका कोई भी संवैधानिक चीज, कोई भी संवैधानिक आधार उससे कोई छीन नहीं सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है। एक आपने भारतीय जनता पार्टी को घूस देने वाले शरद चंद्र रेड्डी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 59.5 करोड़ रुपए का जो उन्होंने वसूल दिया, चंदा दिया, सुमित हिंदुस्तानी जी, उनको नहीं, सुमित हिंदुस्तानी जी, आप अपनी बात रखें। एक मिनट। तो फिर यही नैतिकता के आधार पर 2011 में इस्तीफे क्यों मांगा करते थे आप? नहीं, मुझे आप एक बात बता दीजिए, पहले मेरी बात क्लियर हो जाने दीजिए। मैं 2012 की बात भी आपको बताऊंगा, जब उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी एकदम से विलाप करने लग जाती है कि देखो देखो उसने 100 करोड़ का कर दिया, उसने ये कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ जो 59.5 करोड़ रुपया शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ईडी ने किंग पिंग बताया, साउथ लॉबी के किंग पिंग बताया गया, कि शराब माफिया का जो किंग पिंग है वो शरद सुमित चंद्र जी, उस रेड्डी सवालों का जवाब मैं मनोज पंडित जी से लूंगा, लेकिन आप कृपया करके ये बताइए कि 2011-12 में आप ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगते थे, और यही कहा जा रहा है कि आप जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं। वही सवाल तो पूछ रहे परमवीर जी आपसे। अरे क्यों नहीं चला सकते जेल से सरकार भाई? हाँ। कौन सा कानून रोक देगा हमें जेल से सरकार राज चलाने के लिए? हाँ। क्या हमारे ऊपर कोई आरोप साबित हो गया? अरे जिस व्यक्ति तो ये जो आदेश जारी हो रहे हैं, दो आदेश जारी हुए, कृपया करके देश की जनता को बताइए, ये मौखिक आदेश थे या लिखित आदेश थे? सर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको एक बात बता रहा हूँ। शरद चंद्र रेड्डी ने उसी कोर्ट के अंदर ये बोला था कि मैं केजरीवाल को जानता भी नहीं हूँ। सर, आई एग्री विद यू, सारे दलीलें आपको कोर्ट में रखनी पड़ेंगी, मैं आपके साथ हूँ, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट ने तय करना है। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, जो आदेश जारी हुए वो लिखित थे या मौखिक थे?
जेल में रहने के बाद सरकारी गवाह बन के सुमित सर, ये सारे चर्चा हो चुकी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो आदेश जारी हुए हैं वो लिखित है या मौखिक है? अरे आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो उसने लिखित में जो दिए थे हाई कोर्ट के अंदर, उसने अपने बयान दिए। सुमित सर, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। जो आदेश केजरीवाल जी जेल से जारी कर रहे हैं वो लिखित है या मौखिक है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अपनी बात रख रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली के लोगों को, जल मंत्री को जो बोला गया कि दिल्ली के लोगों को पानी की व्यवस्था, तो सर वो किसको कह रहे हैं? दिल्ली के लोगों को, चिंटू को कह रहे हैं, पिंटू को कह रहे हैं, रमेश को कह रहे हैं, सुरेश को कह रहे हैं, प्रदीप को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं वो कि ये आदेश जारी करो? मंत्रियों को कह रहे हैं भाई। तो मंत्रियों से कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं? मंत्रियों को कहेंगे नहीं कहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल जी ने खत लिखा दिल्ली के नाम, देश के नाम, आप बात घुमा रहे हैं कि दिल्ली वालों तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा अगर गैर संवैधानिक तरीके से तानाशाही रवैये की वजह से अगर जेल में परमवीर जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं मनोज जी और सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आदेश जारी कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं ये नहीं मालूम। अरे अपने मंत्रियों को करेगा मुख्यमंत्री। और तो सर मंत्री को फोन करके करेंगे जेल से, लिखित में देंगे या मौखिक में? वो आपसे पूछ रहा हूँ सर। मीडिया वाले हैं, आप पूछो ना। आप सुमित जी पूछ तो रहा हूँ आपसे, सुमित सर आपसे पूछ तो रहा हूँ, बताएंगे आप ही ना। जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बात बताई है और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने मीडिया के सामने तो रखा, तब आप लोगों ने तो चैनल पे ये बात चलाई थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये डॉक्टर परमवीर जी प्लीज जल्दी से, बड़ा ही कंफ्यूजन है। एक मिनट, फिर सुधा जी और पंडित जी आ रहा हूँ आपके पास। तिलक जी, मैंने क्षमा मांगते हुए बात रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मेरी बात को जस्टिफाइड कर दिया। कोई प्रॉपर कानूनी चैनल तो नहीं है साहब, वहां से कोई आदेश आने का। तो ये मैंने आपकी भाषा के ऊपर बात रखी थी, देखने वाली बात है सर। मैंने आपकी भाषा के ऊपर बात रखी थी। जो गुंडा मवाली आपने शब्द यूज करे, जो गैंगवार आपने शब्द यूज करे, मैंने एक बात बोली, मैंने अपनी अभी दोबारा मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं दोबारा वही बात बोलूंगा। शब्दों का यूज न करें। मैं अभी भी वही बात बोलूंगा और राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बैठे हैं। मैं अभी भी वही बात बोलूंगा, कानूनी रूप से उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसे शब्द हैं, मैं बता सकता हूँ कौन भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी करता है और कौन देश के साथ खड़ा होकर देश में न्यायपालिका पे विश्वास रखता है। आप बोलिए जो बोलना है आपको, लेकिन देखिए कोई चैनल तो है नहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन का, तो किसी बैकडोर चैनल से जो बात हो रही है तो ये कानूनी तो नहीं हो रही। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे? आप बौखलाहट में आ गए हैं कि आपके लिए मैंने आपके शब्दों के ऊपर बोला, आपने सरगना मैंने आपसे कानूनी बात, आपने गैंगवार शब्द यूज करा, आपने गुंडा मवाली शब्द यूज करा। मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कानूनी बात कर रहा हूँ। क्या प्रॉपर चैनल है वहाँ पर? क्या प्रॉपर कानूनी चैनल है कोई बातचीत करने का? भाई ब्यूरोक्रेट गए होंगे, ब्रीफ किया होगा मुख्यमंत्री साहब को कि साहब ये समस्या है, तभी तो आदेश जारी करेंगे ना। कोई कम्युनिकेशन चैनल तो होगा, वो भी समय आने पे पता चल जाएगा सर। तो कोर्ट को बताइए, मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया चैनल पे मत बताइए। आप अरविंद जी का नुकसान कर रहे हैं, आप अरविंद जी का नुकसान कर रहे हैं। आप ये बातें कोर्ट को बोलिए, टीवी डिबेट में ना बोलिए। विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहा है। अरे सर कोर्ट को बोलिए बात, वो बात कोर्ट को बोलिए। आपको कोर्ट क्यों नहीं आपको राहत देता सर? कोर्ट ने क्या राहत दे रहा है आपको? ईडी को बोला है, कोर्ट ने तो ईडी को बोला। आप बताइए जमानत मिली केजरीवाल जी को आज? एक मिनट सुमित जी आपकी बात आई, परमवीर जी आपकी बात आई, एक मिनट रुकिए। तो डॉक्टर सुधा जी आपके पास आऊं, जरा मैं पंडित जी के पास जाना चाहूंगा। पंडित जी, ये एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक 26 ठिकानों पर छापे, चुनाव नजदीक आ गए हैं, एक्शन बड़ा तेज हो गया, नहीं पंडित जी? जी तिलक भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आप ये संजोग है या प्रयोग है? देखिए, ये ना संजोग है ना प्रयोग है, ये कार्रवाई है। जो चुनाव आ गए तो क्या इससे पूरा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, क्या वो काम करना बंद कर देंगी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को चुनाव थोड़ी कराना है, चुनाव कराना है चुनाव आयोग को। ठीक है तिलक। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच लाएंगे और हम दिखाएंगे और खुलासा करेंगे। अरे भाई, आप ये देखिए, ये कानून, ये देश संविधान जो चलेगा, ये इसकी कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, वही संविधान इजाजत देता है उनको। 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जनता के। नहीं, बिल्कुल, हम क्या करें, 3 बार हो 4 बार हो, अच्छी बात है। और संविधान में जनप्रतिनिधि का एक अपना अस्तित्व होता है और वो उस हिसाब से काम करता है। पर लेकिन संविधान में जो कानूनी अधिकार है उसका भी आप जो है वो नहीं कर सकते। कानूनी प्रक्रिया कानून के तरीके से चलेगी तिलक जी। वो हमारे या
आम आदमी पार्टी के ये लेकिन कहने ये से कि एकाएक ठीक है, जो एक्शन हुआ पंजाब में, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये आप देखिए, कह रहे हो कोई ये संजोग नहीं है? तिलक जी, ये भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है इस चीज के लिए, प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर वो आपकी पार्टी में आ जाए तो बिल्कुल उसको भी बर्दाश्त नहीं करें। हमारी पार्टी में आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी नहीं हमारी पार्टी में आ जाए तो ऐसा थोड़ी सी जांच बंद हो जाएगी, जांच तो चलेगी। तो अजीत पवार की जांच कहां तक पहुंची? मुझे एक आदमी बता तो माननीय अजीत पवार की जांच कहां तक पहुंची? तिलक जी एक मिनट मुझे कहने तो दीजिए। आप तो मुझे एक आदमी ऐसा बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, उसकी जांच बंद हो गई हो, उसे क्लीन चिट दे दी हो, एक आदमी मुझे बता दीजिए। जांच की रफ्तार की बात कर रहा हूं सर। रफ्तार देखिए तिलक जी, रफ्तार कौन तय करेगा? रफ्तार कौन तय करेगा? रफ्तार मैं तय करूंगा, आप तय करेंगे? रफ्तार सरकार नहीं तय कर सकती? नहीं, जब सरकार तो माननीय छगन भुजबल जी जिनकी फाइलें गुम हो गई, उनकी जांच का स्टेटस बता सकते हैं आप? नहीं, जैसे गुम हुई वैसे उनके खिलाफ जिस डिपार्टमेंट से गुम हुई उनके खिलाफ FIR हो रही है, चीजें हो रही है। तो माननीय हेमंत बिस्वा पर आपने कहा था ये जल घोटाले का आरोप लगाया था, बुकलेट जारी की थी, उसका क्या हुआ जिन्हें आपने मुख्यमंत्री बना दिया? आप नहीं, मुख्यमंत्री देखिए तिलक जी, मुख्यमंत्री बनाना अभी केजरीवाल जी है ना, ये वही केजरीवाल जी हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बनाना अलग बात है। आपने कहा कि जांच बताइए, तो मैं जांच की स्टेटस ही जानना चाह रहा हूं। मुझे बोलने तो दीजिए तिलक जी, वही केजरीवाल जी है ना जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ पानी पी पी के गालियां दिया करते थे और नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगा करते थे। आज 6 दिन होने जा रहे हैं। कल सर आपने ही इन्हीं से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे मांगे हैं, जो आपने कहा मैं वही सवाल कर रहा हूं। अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ये मैंने नहीं कहा था सर, आपने कहा था। देखिए तिलक जी, मैं आज फिर आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि कानून के दायरे, कानून जो काम है, जिसपे जो चार्जेस हैं उसका काम एजेंसी करेगी और आज नहीं तो कल करेगी। मतलब कि चीजें होगी आपने तो सब लोग जेल देहरादून के परेड ग्राउंड में खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आपने उनको आपदा घोटाला चोर कहा, कफन चोर कहा, वो आपकी पार्टी में आए, जांच कहां तक पहुंची उसकी? देखिए तिलक जी, जांच तो अब जितना आप पिछले कांग्रेस की सरकारों में जितने ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, जितना पैसा इकट्ठा किया गया, सारी चीजें आपको पता है। और हमने 10 साल में जितना किया 50 लाख करोड़ के आसपास, हमने उसका डाटा आपके सामने रखा है। और जब आप चीजें करेंगे तो चीजें आएंगी ना तिलक जी। जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहां से? जितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई, जितनी चीजें अटैच की, सारा जो है कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। देखिए अब देखो तिलक जी, इसका ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास गाड़ी का स्टीयरिंग है और आप कहते हो कि नहीं गाड़ी की स्पीड 20 रखनी है, 30 रखनी है। हाँ, मतलब जो आपकी गाड़ी में बैठ जाए तो फिर वो जांच से भी बच जाए, राइट? नहीं, गाड़ी में जांच से कोई नहीं बचने वाला। मैं फिर आपको बता दूं तिलक जी, जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनके खिलाफ जांच चलेगी। डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर सुधा जी, ये नमस्कार जी। डॉक्टर सुधा, तो केजरीवाल जी के इस एक्शन के बाद विपक्ष कमजोर होगा या फिर मजबूत? अभी तो तिलक जी, जो सबसे पहले आप लोगों को त्योहार की बहुत बधाई। जो रंग बदलते हुए लोग हैं, अभी हमारे मनोज पंडित भाई बड़ी बड़ी बातें बोले थे, ऐसे रंग बदलने वालों से दुनिया बचाए, लेकिन जो सच्चे रंग है वो सब पे सही रंग से आए, इसकी शुभकामना के साथ मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ। आपने कहा विपक्ष कमजोर हो रहा है। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष को कमजोर करने के लिए एन केन प्रकारेण सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते नहीं है संविधान इस देश में रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मनोज पंडित भाई जब बोल नहीं पाते हैं, जब वो रुकने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि अब उनको बताया गया है कि यहाँ पे रुकना है, पॉज लेना है, तो वो पॉज लेने लगते हैं। वो पॉज क्यों लेते हैं? अभी आपके जो प्रश्न थे, पहले जिंदल ग्रुप पे आपने देखा ईडी का छापा पड़ा हुआ था, फिर जिंदल ने 72 करोड़ रुपए बीजेपी को बॉन्ड के थ्रू दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बांड का भंडाफोड़ किया, फिर जिंदल की गद्दारी पकड़ी गई और अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो गया। अगली बात पे आते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है परकला प्रभाकर, जो वित्त मंत्री जी के पति भी हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड से भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। अब प्रश्न ये है कि एक अर्थशास्त्री और वो केंद्रीय वित्त मंत्री का पति है, ये बात कह रहा है। अब इस पे क्या विश्वास किया जाए या न किया जाए? तो कुछ लाइनें आज मुझे कहने का बहुत मन है, रोकिएगा नहीं तिलक जी।
आपने कहा विपक्ष कमजोर हो रहा है, कमजोर नहीं है। दिक्कत इस बात की कि सत्य के साथ जब लोग खड़े होते हैं ना, तो दिक्कत, आपने मेरी आवाज बंद कर दी है शायद। नहीं सुधा जी, मैं वो वाला नहीं हूँ, आप जानते हो ये आवाज बंद करने का काम मेरा नहीं है। ठीक है, मैं तिलक जी, कांग्रेस की आवाज तो जनता ने बंद कर दी। तिलक जी, कांग्रेस की आवाज जनता ने बंद कर दी। तिलक जी थोड़ी बंद करते हैं। बोल नहीं पा रहे थे, देखिए अभी तक ये बोल नहीं पा रहे थे। नहीं। आवाज देखिए, ओफ सो सादगी, भाई थमो थोड़ा सा, बोल लेने दो। इतनी सादगी और मासूमियत दिखाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आप ही के लिए 4 लाइन समर्पित कर देती हूँ मैं आप पे आज, क्योंकि आप बोल नहीं पाएंगे। तो सत्य सदा ही पृथक चलेगा, जग वाले अवरोधी होंगे, भाजपा वाले, और चाटुकार मुस्कान लिए लेकिन अभिमानी क्रोधी होंगे, और जो अपने बल से खड़े हुए हैं उनको विश्व क्या झुकाएगा, जितनी अधिक प्रसिद्धि हमारी उतने प्रबल विरोधी होंगे। तो ये जो विरोध में खड़ी सरकार है हमारे पीछे ना, वो हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जनता के सत्य के साथ खड़े लोग हैं और अभिमानी लोग हैं, जिनको जनता से नहीं, जनता के डर से नहीं, बस अपने 24/7 चुनाव से मतलब है। डॉक्टर सुधा जी, मैं आप जैसे प्रवक्ताओं का कायल हूँ। मैं आपकी कायल हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं, आप मेरे फैन हो, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग सवाल इस तरह घुमा देते हो ना। नहीं, सवाल की जलेबी बना देते हो। प्रश्न का उत्तर सही दिया मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। केजरीवाल पर कार्रवाई जो है वो विपक्ष कमजोर हो रहा है या उससे मजबूत हो रहा है? मैं इस देश में अगर कार्रवाइयां एक बराबर होती, मैं कभी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती, क्योंकि इस देश की स्वायत्तता के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। तो क्या देश की जनता को आप ये बताएंगे सुधा जी कि ये जो शराब नीति को लेकर जो एक्शन हो रहा है, इसके आरोप तो कांग्रेस नहीं लगाए थे? मैं गलत तो नहीं हूं? मैं शराब नीतियों पे अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से लेकर किसी भी जगह पे शराब पे ही सबसे पहले बैन हटाया गया था। इसका प्रश्न का उत्तर नहीं, वो तो सारे राज्यों ने मिलकर कहा था कि भैया सबसे पहले तो मंदिर बाद में खोलना, पहले वो खोलो, है ना? वो विषय नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये आरोप आपने लगाए थे या नहीं? आरोप लगाने के बाद पिछले 10 नहीं, पिछले 15 वर्ष हो जाइए, ये जो सरकार आई है ना, सिर्फ आरोप लगा के आई है, आज उसको साबित नहीं कर पाई। और जिन पे आरोप लगाए सबके सब। चलिए ठीक, आप सवाल घुमा रहे हैं, लेकिन एक बात मुद्दे पे आइए, फिर परमवीर जी मुस्कुरा रहे। एक परमवीर भाई को मैं क्या कहूँ, आज लोग बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप कभी कभी तटस्थ होकर बोलेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो कृपया करके राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप सही बात बोलेंगे, मुझे सच बता रही हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमसे सवाल मत पूछो, ठीक है परमवीर जी को बोल दे, वो कह रहे हैं हमसे सवाल मत पूछो। तिलक जी अभी परमवीर जी को जो है ये भाजपा का प्रवक्ता बताने लगेंगी, क्योंकि सच्चाई किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता। तिलक जी, सच्चाई अगर बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि आप बीच में कूदोगे। अरे अपनी बात क्या करें, आप अवसर नहीं देंगी तो कूदना तो पड़ेगा ही ना। भाई थमो यार, मतलब गजब है। कहाँ था आप बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, आप इतने सम्मानित हैं, आप इतना बढ़िया वक्ता है, आप इतनी अच्छी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, हम लोग आपसे उम्मीद करेंगे कम से कम आप सही बात तो करें। ये उन केजरीवाल जी का आप गठबंधन धर्म निभा रही हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर लेकिन ये वही केजरीवाल जी हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने समय पे बोले कृपया। तो वही भाई है आप ना, तो मेरी बात मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की उस मुख्यमंत्री के विषय में बोला था जिनकी ईमानदारी के लोग कस्में खाया करते थे, कश्मीर से लेके जिनके लिए लोग कहते थे आपके बारे में लोग क्या क्या बोलते थे, और आपने किनको किनको अपने पल्लू में बिठा लिया है। आप हमारी बात ना करिए। एक मिनट छोड़िए ना, एक मिनट, अभी वो विषय नहीं है। 1 मिनट सुधा जी प्लीज, 1 मिनट। पंडित जी कहाँ इन सब चक्रों में पड़ रहे हैं आप? जब आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो इस भारतवर्ष में तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब 1 मिनट रुकिए ना सुधा जी, ये जो 31 तारीख से जो जन क्रांति टाइप आने वाली है, वो ये तय है कि क्रांति आएगी या फिर वो क्रांति मूवी तक ही सीमित हो जाएगा मामला? नहीं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जानबूझ के अपने सोशल मीडिया को जिस तरह से इन लोगों ने औजार बना के इस्तेमाल किया है झूठ को फैलाने में, उसके खिलाफ तो क्रांति आनी ही आनी। जनता तथ्यों की जांच करने लगी है। डॉक्टर सुधा जी, अब आप देखिए, अब आप बोल रहे हो केजरीवाल जिंदाबाद, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 31 तारीख को क्रांति आएगी या नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। तिलक जी, अगर इस देश में पापा वॉर रुकवा दिया था पापा, इस तरह की क्रांति लाई जाती है तो उसके खिलाफ जनता खड़ी होगी, और जनता ने उस वॉर रुकवाने वाले क्रांति पे सही में तथ्यों
की क्रांति करना शुरू कर दिया है। इनके सोशल मीडिया पे एक ऐड चला था, पापा पापा वॉर रुक गई पापा, तो वो जो पापा थे ना, वो पापा की सारी सच्चाई खुलने लगी है। और जब वो खुलने लगी है तो सोशल मीडिया का जो सत्य है पूरी दुनिया में आने लगा है। सुधा जी, ऐसा ना हो ना कि कल को केजरीवाल जी अपने आप को अकेला महसूस करें। नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि संविधान की हद को तोड़ने के लिए अगर इस संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाए, मैं आपसे केजरीवाल जी के बारे में पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो संस्थाओं, वो तो आप कोर्ट में गए ना सारे मिलके, तो कोर्ट ने कह दिया ना आपको। अब मैं पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल जी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना आप लोग? नहीं, क्यों छोड़ेंगे, हम साथ में हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस देश के संविधान के मूल, जो उसका मूल आत्मा है कि लोकतंत्र की रक्षा पक्ष और विपक्ष के लोगों से होती है, उसे समाप्त करने के लिए। यानी 31 तारीख से क्रांति आने वाली है। ओके, ठीक। सुमित जी, वो आपके साथ हैं ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला सिर्फ ट्विटर पर है, वो सोशल मीडिया पर कि केजरीवाल जी के साथ नाइंसाफी, वो कह रहे हैं कि कर दो, टैग कर दो आम आदमी पार्टी को कि हम उनके साथ हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 31 तारीख से क्रांति टाइप आएगा कुछ, उस बात का इंतजार सबको रहेगा। लेकिन सुमित जी, ये एकाएक जो है, ये सुशील कुमार रिंकू पिछले साल ही तो सांसद बने, शीतल विधायक, ये सब बीजेपी में जा रहे हैं। कल तक आप कहते थे कि नहीं हमें कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये तो मामला कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए, हम तो आज भी ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक सांसद, एक एक मंत्री और मुख्यमंत्री इतने दमदार तरीके से आम आदमी की पार्टी के अंदर और अपने अपने क्षेत्र के अंदर पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि उनकी रक्षा और उनके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है तानाशाही के द्वारा, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। सुशील रिंकू जी की बात हो या किसी की भी हो, पूरा देश ये जानता है कि किस प्रकार से वो तस्वीरें देखी ना आपके जो नेता ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। सर, आप पहले मेरी सुने। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के ऊपर किस प्रकार से ये जबरदस्ती रेड करवा देते हैं। आज दिल्ली के अंदर भी हमारे काफी विधायकों के ऊपर रेड करवाई गई। मतलब हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो हमें हाउस डिटेन कर दिया जाता है। तस्वीरें दिखा हम लोग अपनी बात करने जाते हैं तो हमें लाठियों से पीटा जाता है, टारगेट करके। मैं हरियाणा की एक बात बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जिस दिन यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था तो कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को टारगेट करके लाठियों से बांधा गया, और जो कि वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है। नहीं, आपके नेता ज्वाइन जो कर रहे हैं, ये एक मिनट, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। बनाया जाता है। देखिए, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ सुमित जी। देखिए सर, आप गारंटी तो आप देखिए, आप गारंटी वाला मसला जो है ना राजनीति में मैंने देखा है। एक मिनट, आपने तो कई गारंटी दी है। के ऊपर बात आती है। सुमित जी, सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपसे पूछा, आप ही के मुताबिक आपके सांसद विधायक डर गए हैं या उनका मोह भंग हो गया है? देखिए, आप ही के नेता है ना सर, जिन्हें आप दिखा रहे हैं। प्लीज हम तो पहले दिन से कहते हैं, जो सच्चा देशभक्त है, जो इस भारत देश को विकसित बनाना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जब जुड़ा था, वो आज भी जुड़ा हुआ है। नहीं, जब ये इनको सांसद और विधायक बनाया था, इनको देशभक्त का सर्टिफिकेट आप ही ने दिया था। अरे मेरी बात तो सुने आप। अगर किसी विधायक मंत्री के परिवार को टारगेट किया जाएगा, उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाएगी, और आज तो हमने मोबाइल नंबर और सारा का सारा चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी ये सांसद विधायक डर गए हैं। रखा है ना। भारतीय जनता पार्टी जिन संस्थाओं को आम आदमी पार्टी और विपक्ष के पीछे लगाकर रखती है, आज हमने कुछ नंबर। पंडित जी, डरा रहे हो आप इनके सांसद और विधायकों को? वो कह रहे हैं आप उनकी जांच करवाएं ना, अमित शाह जी जांच करवाएं जांच एजेंसियों से कि ऐसे कौन है जो वो कह रहे हैं कि भाई एकाएक ये संजोग तो हो नहीं सकता। एक मिनट सुमित जी, आप ही की बात ले जा रहा हूँ। सुमित जी, वो कह रहे हैं कि 14 मार्च को परनीत कौर सांसद कांग्रेस से बीजेपी में, 26 मार्च को रमनीत सिंह बिट्टू सांसद कांग्रेस से बीजेपी में, 27 मार्च को सुशील कुमार रिंकू जी, है ना, अब वो भी आपके साथ। हर व्यक्ति अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। हर व्यक्ति इस देश में ऐसे दल के साथ खड़ा होना चाहता है जिस दल के झंडे के तले देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो और सारी चीजें चले। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा होना चाहता जहाँ पर चीजें उनका भविष्य अंधकार में चला जाए। केजरीवाल जी के साथ जितने लोग आए थे तिलक जी, आज मुझे बता दीजिए कौन से पुराने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं? योगेंद्र यादव देख लीजिए, आशुतोष जी देख लीजिए, और कुमार विश्वास देख लीजिए, जितने पुराने लोग थे सारे के सारे लोग केजरीवाल को छोड़ के चले गए। सिर्फ क्यों छोड़ के चले गए कि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, जो इन्होंने दिल्ली की
जनता को सुनहरे सपने दिखाए थे, उन सपनों का क्या हुआ? इन्होंने सबके सपनों को लूटा है तिलक जी। और जो व्यक्ति जनता के साथ धोखा करता है तिलक जी, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। जनता उन्हें वहां पर उनको अपने हाशिए पे पहुंचा देती है। और आम आदमी पार्टी का कोई भी साथी आपसे डरने और धमकने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर इंडिया अलायंस का एक मजबूत साथी पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के इस तानाशाह रवैये को जो आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान का, आपने किसान को आतंकवादी कहा, आपने महिला सुरक्षा के नाम पर आप कटवा चले जाइए, आप हाथरस चले जाइए, आप जंतर मंतर के पहलवान बेटियों को हमें पकड़िए, हमें दिखाइए, हम दिखाएंगे आप लोगों का जमीन मर गया। सुमित जी एक मिनट, सुमित जी ये राजनीतिक तुतु में फिर मैं सुधा जी के पास जा रहा हूँ, परमित जी के पास। एक मिनट रुकिए ना सुमित जी एक मिनट, सुमित जी सवाल ले लीजिए, गुस्सा मत करिए अब सर प्लीज। एक मिनट ऑडियो नीचे सबका, जनता भरमाने वाली नहीं है। एक मिनट सुमित जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ एक मिनट। सुमित जी एक बात बताइए, सुमित जी सवाल तो ले लीजिए सर। नरेंद्र मोदी की सोच स्मार्ट सिटी ढूंढ रही है। आज सुमित जी नौजवान 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रहा है। सुमित जी ये सारे मुद्दे आप 19 में उठाए, 22 में उठाए, 24 में उठाओ, कौन मना कर रहा है? रुक तो जाओ, सवाल तो ले लो सर, मुद्दा जो है उसी पर रहो ना। ये मुद्दे तो आप राजनीतिक मंच पे उठा ही रहे हो, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। मुद्दे तो ये भी होंगे सर। सुमित सर आप मंचों पर उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल तो ले लीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, जैसे कि आपके मुताबिक आपके सांसदों और विधायकों को डराया जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि जांच के नाम पर हमारे नेताओं को अंदर किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन जी की फाइल, जिनकी खुद फाइल माननीय केजरीवाल जी ने देखी, ठीक, केजरीवाल जी ने कहा मैंने सब कागज देख लिए, सब कुछ ओके है, वो चले गए। उसके बाद माननीय आपके सिसोदिया जी, उनकी फाइल भी देखी गई, संजय सिंह जी की फाइल देखी गई। अब पूरी की पूरी सरकार जेल में है कुल मिलाकर, और आप ये कह रहे हो कि नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि भाई मुख्यमंत्री उन्हें जनता ने चुना है इसलिए सरकार जेल से ही चलेगी। तो फिर हेमंत सोरेन ने तो फिर गलत नजीर साबित कर दी। कोई एक चवन्नी भी ईडी ने दी है, एक चवन्नी का इन्होंने दिया हो भी, एक चवन्नी हमें मिल गई। अरे जिस शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने वसूल किया है, उसको उसकी वसूली का मेहनताना दिया कि उसको बेल दे दी। अरे उस जिसको आपने किंग पिंग बताया, सर ये सब बातें तो कोर्ट में मैंने टिक्का की बात कर रहा था। मेरी बात सुनो ना सर, आपके हर बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। सर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? सत्येंद्र जैन जी पे भी आऊंगा। अरे 1 रुपए की तो रिकवरी मिली हो सर। सर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? एक नहीं, मुझे बताइए सर, एक रुपए की भी रिकवरी मिली क्या? कोई कोर्ट में दिया हो भी 1 रुपए मिल गया जी हमें? तो सर इसी कोर्ट ने आपको जेल में रखा हुआ है, ये कोर्ट ने जेल में रखा हुआ है ना। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस, जब से ये इंडिया अलायंस हुआ है तब से ये भोकलाए हुए हैं। ठीक, परमवीर जी, ओके परमवीर जी, फिर सुधा जी आपके पास आ रहा हूँ, उसी विषय पर आ रहा हूँ। सुधा जी कह रही हैं कि 31 तारीख से क्रांति आएगी, होगा उससे भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही। सुमित जी अब हो गया ना, आपने अपनी बात रखी है, एक मिनट सुन लीजिए। परमवीर जी, सुधा जी कह रही है कि ये 31 तारीख से क्रांति आएगी, वो क्रांति फिल्म नहीं, वो क्रांति वो जो सड़कों पर दिखाई देगी वो आएगी 31 तारीख से, और समूचा विपक्ष जो है केजरीवाल जी के साथ खड़ा होगा। जी जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तो विपक्ष में एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें तो बिहार में देखिए अभी तक भी कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया, महाराष्ट्र के अंदर नहीं बन पाया। चलिए वो उनकी आपसी वो है कि आखिरी टाइम तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्निकल बात करूंगा, क्योंकि आरोप का ना वो लग जाता है कि बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए। मैं सिर्फ टेक्निकल बात करूंगा। जो केस केजरीवाल जी पे चल रहा है उसके अंदर शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाला जो भी सिद्ध नहीं हुआ उसकी बात हो रही है। सारी बात तमाम हम देख रहे हैं, लेकिन कभी किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने आकर इस तरीके से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा हो कि हम बहुत अच्छी एक लिकर पॉलिसी लेकर आए थे, वो बीजेपी वालों ने लागू नहीं होने दी और उससे देश का नुकसान हो गया, दिल्ली का नुकसान हो गया। वो लगातार ये बता रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये अच्छी पॉलिसी थी। जैसे शिक्षा में कहते हैं या अपनी मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं कि बीजेपी लागू नहीं होने देती, तो हम बहुत अच्छा नहीं परमित जी, उस पर तो कई बार बहस होगी। मेरा विषय वो क्रांति टाइप का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेवजह किसी को सूली में चढ़ा दिया जाए। हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे का बजट लेके। एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पर
अगर हम आम आदमी पार्टी की बनावट को देखें, इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते, कन्वीनर है जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैंने गूगल भी किया था अभी। कन्वीनर का माने कि वो व्यक्ति जो मीटिंग कॉल करता है और वो कभी चुनाव मतलब किसी चुनाव से चुनाव नहीं किया, वो अपने आप है और वो जब तक चाहेंगे तब तक केजरीवाल जी रहेंगे। मुझे क्या डर दिखाई दे रहा है कि जैसे आज पंजाब से एक MP गए हैं वहां से और अभी जीत कर आए थे, तो ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई और काम आदमी मतलब आदि बायलॉज में ही नहीं है कि कोई किसी को मीटिंग कॉल कर सके। वो अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, या किसी को कहीं कह दे तुम यहाँ मंत्री बनोगे, तुम्हें टिकट इस जगह का मिलता है। वो अथॉरिटी केवल आम आदमी पार्टी के बायलॉज के हिसाब से केवल कन्वीनर के पास है, जो जेल में है इस समय। तो आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, वो क्रांति आएगी कि नहीं आएगी, मैं आपसे बिल्कुल नहीं आएगी सर। मैं टेक्निकल बात करके ये बता रहा था, फिर मुझे सर्टिफिकेट लेना है ना, कोई क्रांति नहीं आएगी। क्रांति ट्विटर के ऊपर आएगी, क्रांति फेसबुक के ऊपर आएगी, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पे पूरी दिक्कत यह है कि चुनाव नहीं होते और जो फेसबुक और ट्विटर के एक्सपर्ट कमेंट करते हैं ना, वो वोट पता नहीं कहाँ देते हैं। समस्या हो जाएगी सर, आप जरूर आए 31 तारीख को रामलीला मैदान में आए, आपको रोज मिलूंगा, मैं का युग परिवर्तन होगा। जी जी, मैं स्वागत है आपका सब, मैं तो यही रहता हूँ। अच्छी मुझे देखने को मिलेगा सबको, मेरा सौभाग्य होगा। सुधा जी, परमवीर जी कह रहे कोई क्रांति नहीं आने वाली। नहीं, परमवीर जी तो क्रांति ला ही रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बल के भाजपा की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी क्रांति क्या होगी? इससे बेहतर क्रांति क्या हो सकती है? ये बात इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले जनता की बात नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि विपक्ष जो कुछ कर ले हम लोग तो नहीं होने देंगे। रामलीला मैदान में क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये टीवी में नहीं मानते हैं। ये क्या मानेंगे? ये मानेंगे जो भाजपा के व्हाट्सएप पे आएगा और जो इनको बताया जाएगा, जो इनको बोलना होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए PhD धारक सभी लोग हैं और उसी बात को मानते हैं। अभी आप लोग बार बार जो बात कह रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जो गलत है, सुनिए तिलक जी, जो गलत है आज नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, गलत व्यक्ति पे अगर कार्रवाई होती है उसके विरोध में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ आप बराबर से कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ये होता है वो होता है। अरे भाई, अगर जिंदल का मैंने नाम लिया, एक नाम लिया केवल, बाकी तो छोड़ दीजिए, एक नाम लिया और वो आपके साथ चला जाता है इतना कुछ होने के बाद, तो ये क्या दर्शा रहा है इस देश में कि अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, कांग्रेस की विचारधारा मेरी है, तब तक मैं गलत, लेकिन जैसे ही मैं अपना पाला पलट लेती हूँ, मैं इस देश के साथ खड़ी हूँ। ये बनाने वाला कौन है? ये लागू करने वाला कौन है? कौन कहता है कि जब तक भाजपा के साथ आप नहीं है तब तक आप गलत हैं, आप देशद्रोही हैं, देश की बात नहीं कर सकते हैं? ये इस देश में जानबूझ के क्रिएशन है, क्रिएट किया जा रहा है। और जानते हैं अभी आप लोग कह रहे कि आपके नेताओं पे क्या हो रहा है, लोग क्यों छोड़ रहे हैं? तो दो लाइनें हैं तिलक जी कि इस अच्छाई पर ना इतना सितम ढाए जाते हैं, बुरे लोग होते नहीं है, बुरे बनाए जाते हैं। तो इस देश में ये बुरे बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, जानबूझ के इस देश के मूल सोचिए संविधान बनाने वाले लोगों ने। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस का एक रिवाज रहा है, देखिए सर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप लोगों का रिवाज रहा है, कांग्रेस का खासतौर पे, आप पुराने जमींदार हैं, मैं जानता हूँ कि भाई सामने लाकर जो है किसी को भी शहीद घोषित कर देते हो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी के साथ भी आप लोग यही करने वाले हैं? नहीं, सुनिए तिलक जी, सबसे पहले जब देश में संविधान लागू होना था ना, अंग्रेजों का शासन था, तो पूरे संविधान बनाने वालों लोगों ने पूरे विश्व के लोकतंत्र को देखा, जांचा, परखा, फिर वहां के नियम लेके अपने देश के अकॉर्डिंगली उस संविधान को बनाया गया जो संपूर्ण जनता को लेके चलता हो, जो सभी धर्म, जाति और तरह तरह के लोगों की। मैडम आप ना टीचर भी हैं, मेरी बात सुनिए, समझाते बहुत अच्छा है, जरा अपने जो देश के जो छात्र आपको देख रहे होंगे है ना, और राजनीति के छात्र, एक मिनट, आपके राजनीति के छात्र भी बहुत है, मैं जानता हूं, एक मिनट, उनको जरा बताइए नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता के आधार पर क्या जेल से सरकार चलाने की इजाजत है? नैतिकता के आधार पर, संविधान छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आ रही हूँ। नैतिकता जब अपनी अपनी सीमाओं से क्रिएट की जाए तो नैतिकता की बात कौन कहेगा कि एक नैतिक और एक अनैतिक? नैतिकता अगर ये वही कह रहे हैं जिन्होंने नैतिकता के आधार से आपसे नेताओं के इस्तीफे मांगे थे। नहीं, सुनिए, मैं पीछे क्या हुआ, मैं कभी भी तिलक जी पीछे क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। तिलक जी ये स्थिति है इनकी। आज जो चश्मा इन्होंने पहना है उस चश्मे में केजरीवाल जी की फोटो लगी है। आज इन्हें केजरीवाल जी का हनुमान चालीसा पढ़ना है इनको। तिलक जी अगर आज इन्होंने कुछ और बोला
तो कल को इनको जो है इनके भाजपा पास बोलने के लिए कुछ इनको भी नहीं होता भाजपा है। ज्वाइन करनी मैं पड़ेगी, बोलूंगी क्योंकि उसे भाजपा हाथ वाले करके इनको भी आगे धमकी बढ़ देने जाएंगे। लगेंगे। अरे भाई, तो बड़ी कभी स्थिति कम से कम गंभीर है अपना तिलक जी। बोलिए, अपना ये बोलिए, तिलक जी को रोकिए। सुधा जी जो है, तिलक जी, डॉक्टर सुधा जी हमारे देखिए, प्यारे आजकल मनोज पंडित कांग्रेस भाई को वालों की रोकिए। जीप बड़ी स्लिप करती है आप बोल लीजिए। और चीजों आप को वही फिर बोलेंगे बाद जो में इन्हें मैं डैमेज बोलूंगी, कंट्रोल के कॉम्पिटिशन रूप में करेंगे। माफी आप मांगनी बोलना पड़ती ही है। है, बोल लीजिए। तो बड़ी स्थिति गंभीर है इनके साथ। इसलिए तिलक जी, जैसी परिस्थिति हो वैसे ही ये चीजों को चलाना चाहिए। ये कांग्रेस को जैसी अब परिस्थिति भली हो, भांति समझ में उसी आ के गया है। अनुसार इन्हें मालूम है कि चाहे आम आदमी पार्टी ने, चाहे केजरीवाल जी ने कितनी भी गाली दी हो कांग्रेस को, एक पर मिनट, लेकिन एक अगर मिनट, आज एक गठबंधन धर्म मिनट। निभाना है, आप ये कह रहे हो तो कि इन्हें- सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं। एक मिनट मनोज पंडित जी, आपने कहा ये सारे भ्रष्टाचारी जो हैं विपक्ष में हैं, राइट? नहीं, मैं नहीं ये कहता, हम लोग नहीं कहते कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी है, पर लेकिन जब चूंकि सत्ता की मलाई ये खा रहे थे, हाँ। तो उस वक्त ये भूल गए थे कि जनता का पैसा जवाब देना भी पड़ेगा। सर एक बात बताइएगा फिर, एक मिनट, आप ही के मुताबिक ये बलेरी बंधु का नाम सुना है क्या? बिलारी बंधु सुना है? नहीं सुने होंगे। मैं तो नहीं सुना पंडित जी? नहीं सुने हैं, देखिए नहीं सुने हैं। इतनी मासूमियत नहीं, इनकी कहाँ से काबिलियत मैं लाते हैं आपको मनोज बता भाई? देता हूं पंडित जी, ये बहुत सीरियस विषय है। 3 दशक से पूरा देश इनका नाम सुन रहा है और आप कह रहे हो कि मैंने नाम नहीं सुना। ये वही है जिनका पार्टी में आपने जो है शामिल कर लिया और इन जनाब के खिलाफ 41 मामले दर्ज हैं और आज आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि मैं मां की गोद में आके सुकून महसूस कर रहा हूं। ये वही हैं, देखिए तिलक जी, ये वही अभी- जनार्दन रेड्डी हैं जिनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। देखिए तिलक जी, अभी और क्या आप कह रहे बोला? हो मैं पहचान नहीं रहा इनको। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र ने बोला कि जब तक चीजें साबित नहीं होती तब तक किसी को अक्यूज घोषित नहीं किया जा सकता। अच्छा। ठीक है? आप ये देखिए, मुकदमे हैं, आरोप है, एक अलग बात है ना। आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ना इस पैनल में एक बैठे मिनट, तो लोग फिर तय सर करेंगे। आप केजरीवाल को तिलक उसी जी, आधार पर कह रहे हो यहाँ कि ये पे- दोषी है, तो कोर्ट ने तो हमने कहा नहीं केजरीवाल दोषी है। हमने ये नहीं कहा दोषी है, हमने ये कहा कि आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आपको नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो सर नैतिकता के आधार पर ये कौन सी नैतिकता है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं आप अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? वही रेड्डी के खिलाफ जो है 20 मामले लंबित पड़े हुए हैं। आरोप लगना, और देखिए तिलक जी, हम राजनीतिक दल हैं। एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे रहेगा अभी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुमित जी प्लीज। तिलक जी, हम राजनीतिक दल हैं और आरोपों पर अगर लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे तो पार्टी कैसे, आप पार्टी सिस्टम को कैसे चलाएगी? आप मुझे बताइए। आरोप नहीं, आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। नहीं, आप क्या बात बोल रहे हैं पंडित जी? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ आप पार्टी में शामिल करने के लिए आरोप लगाते हैं? हम क्यों आरोप लगाए? आरोप क्या हमने लगाए थे क्या? आप ये बताइए, आरोप किसने लगाया? आरोप तो भाई आज केजरीवाल जी, आज सारी चीजें जनता सर जिन पर आपने आरोप लगाए, गंभीर मामले दर्ज हैं, आप उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अरे भाई तिलक जी, आरोप नहीं, अब ये कौन तय करेगा गंभीर मामलों को? ये कोर्ट तय करेगा ना, ये पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी तय करेगी। पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर जो चीजें हैं उन्होंने बताया, जनता के सामने रखा, अब जनता का फैसला आखिरी फैसला है। आज हम चुनाव में जा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जांच जो है कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और वही जिन पे आरोप लग रहे हैं उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो और गंभीर मामला है। तिलक जी, उद्धव ठाकरे ने जैसे ही अमोल नाम है, परमवीर जी करेक्ट हूं तो, अमोल को जो है टिकट दिया मुंबई से, ठीक 1 घंटे के बाद वहां ईडी पहुंच गई। इसे क्या कहेंगे? नहीं तो क्या ईडी, आप ये बताइए, क्या उनके पास उनकी चीजें क्या पहले से नहीं चल रही थी क्या? या केजरीवाल जी की बात आज हम करें तो क्या केजरीवाल जी को 10 सम्मन के बाद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं आ रहे थे क्या? सर, क्या आप मुझे बताइए, आपने कहा जनार्दन रेड्डी को आप पहचानते नहीं, मैं उनका परिचय आपको दे देता हूं, मैं परिचय दे देता हूं। जनाब कर्नाटक के माइनिंग किंग माने जाते हैं, ठीक, और बीजेपी में उनका विलय हो गया, ठीक। 2011 में माइनिंग घोटाले पर इनके आरोप लगे कि इन्होंने माइनिंग घोटाला किया, बड़े गंभीर आरोप थे, और उसी आरोप के आधार पर 2008 में कर्नाटक में बीजेपी की जब सत्ता थी तब इनकी अहम भूमिका थी, यह भी बात क्लियर कर दूं।
और ठीक 2011 में तब इन पर माइनिंग के घोटाले के आरोप लगे थे और 2015 में ये जमानत पर बाहर आए और तब ये कहा गया कि ये आपके साथ है। तब आप ही के बड़े नेताओं ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आपके नेताओं ने कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। 2011 में जब माइनिंग घोटाले के आरोप लगे थे और 2008 में कर्नाटक में आपके लिए सत्ता में बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने, और वो वापस आपकी पार्टी में आ गए, विलय हो गया। जिनको आप पहचानने से इनकार कर रहे थे वो आपके साथ आ गए। अभी तिलक जी, अभी इन्होंने कहा कि जिंदल के खिलाफ, सुधा जी ने कहा जिंदल के खिलाफ जांच चल रही है, चीजें चल रही है, जिंदल की वाइफ को टिकट दे दिया है, उनकी माता जी को टिकट दे दिया। नहीं, कुरुक्षेत्र में आपने नवीन जिंदल जी को टिकट दिया, वो उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो नवीन जिंदल जिन पर आपने कोयला घोटाले के आरोप लगाए थे 2013 में। देखिए, आरोप लगाए थे, चीजें ठीक है, आरोप में क्या, उसमें तो काफी लोग जेल भी गए, आप कुछ पत्रकार भी गए, चीजें भी रही, सब कुछ रहा उसमें, और वो पूरा मामला देश के सामने आया था तिलक जी। ऐसा नहीं है कि कोई आरोप तो आप ही ने लगाए थे। नहीं, आरोप हमने लगाए थे, ठीक है, तो उसके क्या आप बताइए, तो क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? वो चुनाव नहीं लड़ सकता या वो चीजों को अपने आगे नहीं बढ़ा सकता? ठीक, अब बताइए, आप जल्दी से एक कमेंट रहेगा। पहले सुधा जी आप, फिर उसके बाद सुमित हिंदुस्तानी जी आपके पास आऊंगा। सुधा जी का ऑडियो प्लीज। मेरी आवाज आ रही जी। इतनी सब बातों के बीच में हमारे मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आरोप लगाते इसीलिए हैं, और मुझे लग रहा है परमवीर भाई बहुत दुखी हो गए थे कि अरे मेरा सब कुछ पूरा 1 घंटे किसके धराए में पानी फेर दिया। एक मैं आरोप पर उठाती हूँ, अभी इन पे मैनपुरी के एक भोगांव थाना क्षेत्र में कवि का नाम है अवध बिहारी मिश्रा, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिख के भेजा है कि जो उनकी कविता का 400 पार का थारा वो भी इन लोगों ने चोरी कर लिया है। सोचिए, छोटे से गांव में एक कविता का भी अंश चुरा ले रहे हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जिन पे जब ऐसे आरोप लग रहे हो कि ये दूसरों की कविता भी चोरी कर रहे हैं, तो देश की जनता का क्या मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। आप जनता को कैसे आप कैसे ये बताएंगे कि जिन अरविंद केजरीवाल जी पर आपने आरोप लगाए, याद की है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, सारी कविताएं सुना के जाएंगे आपको। आप सारी कविताएं सुन लीजिएगा आप लोग, और एक भी कविताओं का जो है मौका नहीं है, कोई कविता चुराने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा जी देखिए, मनोज पंडित भाई, नहीं, आप सारी कविताएं, अरे भाई हम डिबेट करने बैठे हैं, कविताएं सुनाने के लिए, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात सुनी जाएगी आपकी। आप परमवीर भाई को कह रहे हैं उनका मुंह उतर गया, या आप तिलक जी को कह रही है उनका मुंह खिल गया। को भी खोलिए, कान भी खोलिए भाई, सिर्फ मुख नहीं खोलना होता है। हाँ, आपने पूछा कि अभी आपको कुछ बोलना है तो बोलने, तो मैं बोलूं? नहीं, आप बोलिए, पर कविता मत सुनाइए प्लीज। बहुत आपको सुनाने वाली मेरी कविताएं है ही नहीं, आपके कान से खून निकलने लगेगा अगर सुन लेंगे तो आप मेरी मत ही सुनिए। नहीं, ऐसा बातें करिए, नहीं, आपके बस की नहीं है, आप लोग झूठ सुनने वाले लोग। मुद्दे पर आइए सुधा जी। इनको पहले सुधा जी, जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? नहीं, 1 मिनट, जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? वही केजरीवाल जिन पर आपने कहा था ये एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, ये मामला घोटाले का, इसकी जांच कराओ, और अब आप कह रहे हो उनके साथ अन्याय हुआ, जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे? नहीं, बात यहाँ पे तिलक जी जो मुख्य बात है, आरोप अगर कोई चीज गलत सही दिख रही हो, सही दिख जाए, सिंपल सी बात, इसके लिए लोग उस पे आरोप लगाते हैं, अगर उद्देश्य ये है कि चीजें क्लियर हो जाएं। लेकिन जिस तरह से इस देश में ये हो रहा है कि आपके विपक्ष के लोग टिकट किसी को दे तो ईडी पहुंच जाए। सुमित हिंदुस्तानी, फाइनल कमेंट आपका। वक्त कम है, वक्त कम है, फिर मैं 10 सेकंड दूंगा मनोज पंडित जी को। चुनाव मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, इस बार जब चुनाव होगा तो हिंदुस्तान के लोग इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान की पंचायत में बिठाने का काम करेंगे। पंजाब की जनता किसको वोट करेगी? जो किसान की, पंजाब के लोगों को जो लोग पसंद आएंगे उनको वोट करें। नहीं, किसको, मतलब मान साहब का, नहीं, पंजाब को मान साहब को वोट करना है, या फिर ये 2 साल के काम पसंद आएंगे तो मान साहब को वोट करेगी। तो पंजाब के अंदर और भी राजनीतिक दल है, उनको वोट करेंगी। तो कांग्रेस भी है ना। वो अलायंस का जो करार है वो देश की जनता के साथ है। अच्छा, मतलब वो डील आपकी दिल्ली तक सीमित है, के साथ है, महिलाओं के साथ है। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव आ चुका है, मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लीडरशिप को ये बोलता हूँ, जो आपने वक्त इजाजत नहीं देना। लेकिन पंडित जी, चलते चलते एक बात बताइए, चलते ये अब पता चल गया सर, ये जनार्दन रेड्डी कौन है?
पता चल गया तो पता तो सबको, पूरे देश को पता है तिलक जी, किसको नहीं पता। आप मना कर रहे थे ना कि आप नहीं जानते। नहीं रेड्डी, अब रेड्डी बड़ा, अब वो आपने बताया तो मेरे को रिमाइंबर याद आ गया, इस रेड्डी की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो वाली कर रहा था जो आप भूल चुके थे। वो वाली, वो मैं समझ गया, हम दोनों समझ गए आप कौन से वाली की बात कर रहे हैं। अब ये चीजें मुझे भी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, बस सुधा जी को समझ में आ गई कि ये वही वाले रेड्डी जी हैं जिनका माइनिंग का काम है। हाँ हाँ, माइनिंग का काम। ठीक, थैंक यू सर। बाकी 31 तारीख से क्रांति आ रही है, वो उम्मीद करते हैं क्रांति आएगी। परमवीर जी देखिएगा, क्रांति आने वाली है 31 को। क्रांति फिल्म नहीं, क्रांति आने वाली है, क्रांति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो करप्शन पर एक्शन 24 का क्या कनेक्शन, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के दिन इस वक्त फिलहाल बुरे चल रहे हैं, जेल के अंदर और जेल के बाहर संगठन के लिए भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।